ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मार्केट के महारथी, सही मायने में महारथी हैं वो, क्योंकि अपने टेक्निकल एनालिसिस से ये काफ़ी हद तक जज कर लेते हैं कि बाज़ार का मोमेंटम या बाज़ार किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से चल सकता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज सर एक जनमानस यानी कि पब्लिक डोमेन का क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूँ। सभी लोगों को पहले तो इतना यकीन नहीं था कि इतनी स्पीड से हम एक ही महीने के अंदर वो इलेक्शंस वाला फॉल देखेंगे और उसके बाद की रिकवरी इतनी स्टीप और इतनी फास्ट होगी कि हम 24,000 और 24,500 के आसपास आ जाएंगे। बट वो देखा भी, वो आ भी गए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये क्या बाज़ार ऐसे ही चलता रहेगा? हमको कोई डिप मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? डिप मिलेगा तो कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, किस रूप में हम उसके अंदर एंटर करें? दूसरा, जिनके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी आ चुके हैं वो क्या करें? सर मतलब दोनों के लिए क्वेश्चन है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उन दोनों के लिए जवाब सर। तो सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि जनवरी से लेके अप्रैल मई के महीने तक बाजार जो है कंसोलिडेट कर रहा था। 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर फिर नीचे के स्विंग्स आ रहे थे और ये चीज इलेक्शन के रिजल्ट्स तक चलती रही। बट इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ये रेंज जो है ब्रेक हो गया है। तो मतलब जो भी शुरुआत हुई है एक ट्रेंड की, ये एक नया ट्रेंड है और ऊपर की डायरेक्शन में है। ये करीबन 2-3 महीने इस तरह चल सकता है। तो इसमें ये नहीं सोच सकते हम लोग कि एक दिन या 2 दिन में खत्म हो जाएगा या बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया। कई ट्रिगर्स हैं इसमें रास्ते में, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स को लेकर और डोमेस्टिकली बजट को लेकर। तो इंक्रीमेंटली यहाँ से तो ऊपर जाएगा। और इसमें ये भी हो रहा है कि कई स्टॉक्स जो हैं वो पुल बैक्स भी दे रहे हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ ऊपर की तरफ चल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स ने लीड किया और उसके बाद अभी आईटी सेक्टर लीड कर रहा है। बीच बीच में दूसरे हैं जैसे कि रियल्टी स्टॉक्स है, कहीं ने करेक्शंस भी दिए। पीएसयू स्टॉक्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इस तरह का एक रोटेशन है। तो जहां जहां आपको डिप्स मिल रही हैं की सेक्टर्स में, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी बन रही हैं। तो इसको उसी तरह देखना चाहिए। जो स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे कि बुक कर लें, क्योंकि ये लंबा ट्रेंड है जो कि कई महीनों तक, जैसे मैंने बोला, चल सकता है। शॉर्ट टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, वो स्टॉक स्पेसिफिक हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से आपके स्टॉक्स हैं जो कि नीचे आए और आपको अच्छे लेवल्स पे लेने का मौका दे रहे हैं। तो इस तरह आपको इंक्रीमेंटली इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी इटसेल्फ में बहुत ज्यादा डिप जो है सोचना मुश्किल हो गया। बीच बीच में ऐसा लगता है कि चलो यहाँ पे शायद थोड़ा करेक्शन आए, बट ज्यादा आता नहीं है। तो इस चीज को मान के चलना पड़ेगा कि शायद ज्यादा ना आए, और आता भी है तो इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट आएगा कि नहीं राइट नाउ ऐसा तो स्क्रीन पे देख के लग नहीं रहा है कि कहीं पे बहुत बड़े डिप्स आएंगे। 1 या 2 दिन के करेक्शंस आते हैं 50-100 पॉइंट के, और उसके बाद वापस बाजार ऊपर की तरफ चला जाता है। ब्रॉडली ऊपर का जो लेवल मैं देख रहा हूँ करीब 24,800 तक जाने का रेंज है, शायद बजट तक या उसके बाद तक। और दैट इज वो करीबन आई थिंक 1 महीने का हम लोग टारगेट समझ सकते हैं निफ्टी के लिए। जी रोहित जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, अगर बाजार को अगर चलना है ना, तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े जो कंट्रीब्यूटर हैं, उनके दम पर ही चलेगा और कहीं ना कहीं उससे इंडेक्स मैनेजमेंट भी होगा। रिलायंस की बात करें, महीने भर पहले करीब करीब 2800 का भाव था, 3100 के ऊपर चला गया। एचडीएफसी बैंक की बात करें, 1500 रुपये का भाव था, 1750 हो गया। क्या आपको लगता है कि इन दोनों शेयरों में स्ट्रेंथ बनी रहेगी? एक तो ये सवाल हो गया सर, और दूसरा जरा आईटी के बारे में बताइए, कहां पर आपको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, कहां पर आपको लग रहा है कि तेजी अब ठीक ठाक होगी यहां से? तो आईटी आई थिंक ब्रॉडली जो ग्लोबल आईटी सेक्टर है, अगर हम लोग उससे कंपेयर करें, ग्लोबली आईटी स्टॉक्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है अपने बाजार में अभी तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक लैग्ड इफेक्ट था जो यूएस इकोनॉमी में थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई थी, उसका एक इफेक्ट आ गया था अपने आईटी सेक्टर पे। बट वो इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। और इम्प्रूवमेंट को हम लोग डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं कि ग्लोबली अगर इम्प्रूवमेंट आया तो कहीं ना कहीं अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वही चीज को लेके आई थिंक आईटी सेक्टर में बाइंग फिर से शुरू हो गई है कि वो कैचअप करेगा सबके साथ।
तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली है। ऑफ कोर्स जो लार्ज कैप्स हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं वो हमेशा लीड करती हैं सामने से, बट इसमें हमने हिस्टोरिकली ये भी देखा है कि इवेंचुअली मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया है। बट इस समय जो लार्ज कैप से काफी दबे हुए थे, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, उनमें आप रिबाउंड शार्पली देख रहे हैं। ये लोग काफी कैचअप कर रहे हैं। दूसरा, आपने मेन स्टॉक्स की बात करी, स्पेसिफिकली अगर रिलायंस या एचडीएफसी बैंक की बात करें, और मैं यहाँ बता दूं कि हम लोग एडवाइजरी सर्विसेज नहीं करते, तो ये कुछ भी हम लोग रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। बट जनरली मैं अगर देखूं, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जो है, दोनों के जो ट्रेंड्स हैं, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट्स हैं दोनों में। एचडीएफसी बैंक ने तो ऑल टाइम हाई वापस टच कर लिया है। तो इस तरह के जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो दे आर यूजुअली साइंस की नया कुछ शुरू हुआ है, सस्टेन्ड ट्रेंड है। ऐसा तो नहीं होता अनलेस उन लेवल्स को तोड़ के वापस गिर जाए, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। तो जब तक हम लोग इन हाइस के पार खड़े हुए हैं, तब तक यही मानना पड़ेगा कि ट्रेंड इंटैक्ट है, और मार्केट का भार जो ये बड़ी कंपनियां हैं इनको कैरी करती रहेंगी। जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। 2 सेक्टर्स पे आपसे राय जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो एक डिफेंस काउंटर्स, जहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी लगातार पॉजिटिव है और ये सभी काउंटर्स जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप एक लंबे ट्रेंड की बात कर रहे थे। तो डिफेंस कंपनी में किस तरीके का ट्रेंड आप देख रहे हैं? और यहाँ पे क्योंकि इतना एकाएक जो मल्टी बैगर्स ये काउंटर्स बने हैं, कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर थोड़ी सी घबराहट ज़रूर होती है कि क्या ये मौका है प्रॉफिट बुकिंग का। तो उस पे आप गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को। और साथ ही रोहित, कई समय बाद जो है मेटल्स पे भी पॉजिटिव नज़रिया बना है। हालांकि ग्लोबली भी जितना न्यूज़ फ्लो है उससे इम्पैक्ट होता है मेटल काउंटर्स को, पर जिस तरीके के सेटअप्स अब ये काउंटर्स दिखा रहे हैं, आप कितना भरोसा कर रहे हैं मेटल की चाल पे? नहीं, मेरे लिए मेटल्स एक फेवरेट सेक्टर रहा है, और इसके फेजेस आते हैं, जैसे कि 2021-22 में बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स थे, उसके बाद काफी कंसोलिडेशन किया इस सेक्टर ने, और वो कंसोलिडेशन फेज मेरे हिसाब से खत्म हो गया है। सॉरी। तो इस कंसोलिडेशन फेज से मेरा हिसाब है कि मेटल सेक्टर निकल भी गया है, बट जो चाल है उसकी काफी धीमी रही है। वो इसलिए है क्योंकि जो डॉलर है वो बीच में काफी स्ट्रांग था, बट हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि डॉलर इंडेक्स में कुछ वीकनेस देखने लग गई है, और इंटरेस्ट रेट्स का भी दर जो है वो कहीं ना कहीं नीचे आने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं मेटल सेक्टर के लिए बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर्स रहते हैं, और जैसे जैसे प्ले आउट करेंगे मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर में मोमेंटम जो है वो बिल्ड होता जाएगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो अक्यूमुलेट ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी एक करेक्शन जो है वो आ चुका है रिसेंटली, तो इस डिप पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेटल्स में, तो इट्स अ स्ट्रांग सेक्टर। डिफेंस का हाल ऐसा है कि मैं अगर स्लाइटली लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूंगा तो जरूर ये ओवरबॉट दिखने लगेंगे। तो नई खरीदारी करने से डर लगता है। अगर मैं बहुत नीचे के भाव से लेके रखा हूं, बेचने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे हैं, करेक्शन भी आएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट ऐसा हो सकता है कि 1 to 3 मंथ जो टाइम फ्रेम है शॉर्ट टर्म का, उसमें कई ये स्टॉक्स जो है अंडर परफॉर्म करें। शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम बना रहे, क्योंकि बजट के अनाउंसमेंट्स को लेके कभी कभी उत्साहित रहता है बाजार, बट उसके बाद मुझे लग रहा है पीएसयू स्टॉक्स इन जनरल और डिफेंस काउंटर्स जो भी ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स के ही सेक्टर में आते हैं, पीएसयू स्टॉक्स जनरली मुझे लग रहे हैं कि कंसोलिडेट करेंगे कई महीनों तक, नई ट्रेंड बनने के पहले। तो इस फेज में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा जाएगा। 3 मंथ का टाइम फ्रेम पकड़ के चलते हैं, और इस बीच में हम लोग को दूसरे सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। रोहित जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही कमाल के होते हैं आपके इनसाइट्स और आपकी बाजार की चार्ट्स की रीडिंग। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए और बहुत ही विस्तार से बारीकी से चर्चा करने के लिए। लेकिन एक बार सीमेंट कंपनी से जुड़ी खबर